जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सक्सेस 7.0 में। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको क्लास 10th के मैथ का कंप्लीट सिलेबस के बारे में बताए थे कि हमें कितने से चैप्टर पढ़ने हैं और कौन-कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो आई होप आप लोग कल के सेशन को अटेंड किए होंगे और उसमें आप पूरे क्लास 10th के मैथ का सिलेबस को भी समझे होंगे कि हमें क्लास 10th में टोटल कितने मैथ पढ़ने हैं। तो ठीक है, उसमें सबसे पहला जो हमारा चैप्टर था, वो रियल नंबर जो कि वास्तविक संख्या था। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर जो कि रियल नंबर है यानी वास्तविक संख्या उसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर की, तो ये वास्तविक संख्या आखिर कहते किसे हैं या वास्तविक संख्या होता क्या है? तो इसे हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि रियल नंबर आखिर है क्या? तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, समझते हैं कि वास्तविक संख्या जो होती है, वास्तविक संख्या जो होती है, वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या जिसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं, ये इसे 2 भागों में हम लोग बाँटते हैं। कितने भागों में बाँटते हैं? 2 भागों में बाँटते हैं, जिसमें पहला जो हमारा है परिमेय यानी रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। 2 भाग कौन-कौन सा है? तो एक हो गया हमारा परिमेय 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 संख्या परिमेय संख्या और दूसरा हमारा हो गया अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। तो यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर यानी वास्तविक संख्या 2 तरह की होती है। एक रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या हम लोग कहते किसे हैं? तो परिमेय संख्या हम लोग उसे कहते हैं जो P बाई Q के फॉर्म में होते हैं। P बाई Q के रूप में होते हैं। P बाई Q के रूप में होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। और जो P बाई Q के रूप में नहीं होता है, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी जो P बाई Q के रूप में रूप में रूप में ना हो ना हो P बाई Q के रूप में ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगर इसका हमसे एग्जाम्पल पूछ लिया जाए कि कुछ इसका एग्जाम्पल बताइए, तो एग्जाम्पल हम लोग क्या बताएंगे? तो एग्जाम्पल जो है हम लोग इस प्रकार से भी दे सकते हैं, जैसे -3 7 2/3, जैसे -3 ले लिए, 7 ले लिए, 2/3 ले लिए। ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसा कि यहाँ पे 2/3 है, ये हमारा P हो गया, ये क्या हो गया? Q हो गया। वहाँ वैसा ही हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, 7/1, 3/1 कुछ नहीं है नीचे, तो कितना है? 1 रहता है। तो इस प्रकार से हम लोग कहेंगे कि ये P बाई Q के रूप में है, तो इस वजह से इसे हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। उसके बाद जो है हम लोग अपरिमेय संख्या देखते हैं। अपरिमेय संख्या के एग्जाम्पल, तो अगर अपरिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल की बात की जाए, तो क्या होता है? √2 हो गया, √3 हो गया, पाई हो गया। तो ये जो संख्या दिख रही है, ये सारे संख्या जो है वो क्या है? वो अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। चलिए, अब जो है हम यहाँ से आ जाते हैं पूर्णांक पे। किस चीज पे? पूर्णांक पे। तो पूर्णांक के बारे में हम लोग समझते हैं कि पूर्णांक आखिर हम लोग कहते किसे हैं? तो पूर्णांक आप लोग जानते होंगे, पूर्णांक पूर्णांक जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। तो पूर्णांक हम लोग किसे कहते हैं? तो पूर्णांक जो होता है वो इस प्रकार से होता है, यानी कहने का मतलब माइनस इन्फिनाइट से लेकर के इस प्रकार से 4 3 2 1 फिर 0 माइनस में है, फिर इधर क्या होता है? +1 +2 +3 +4। तो ये जो है हमारा क्या है? ये हमारा पूर्णांक कहलाया। ये हमारा क्या कहलाया? पूर्णांक कहलाया। तो पूर्णांक जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर, और एक को कहते हैं क्या? पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक, और बीच में जो रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? शून्य पूर्णांक। क्या कहते हैं? शून्य पूर्णांक।
उसके बाद जो हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे, तो 1 से लेकर के जो संख्याएँ शुरू होती है यानी गिनती की संख्याओं को हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। कौन-सी संख्या? प्राकृत संख्या। और वही प्राकृत संख्याओं के समूह में हम लोग 0 को भी इंक्लूड कर लें, तो हो जाता है पूर्णांक संख्या, सॉरी यानी पूर्ण संख्या, होल नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? होल नंबर। कब? जब 0 को हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, तब। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे अगर 1 से शुरू होने वाली जो संख्या इस प्रकार से, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या कहते हैं। और अगर इसी में हम लोग 0 को भी इंक्लूड कर दें, नेचुरल नंबर में अगर 0 को भी इंक्लूड करें, तो वो हमारा होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, क्योंकि ये जो संख्या है अधूरा है, इसमें अगर 0 को भी मिला लिया जाए तो ये संख्या अपने आप में क्या हो जाएगी? पूर्ण हो जाएगी। तो पूर्ण संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? होल नंबर W से सूचित करते हैं। यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से डॉट डॉट। तो यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे कि हम लोग परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं और पूर्णांक किसे कहते हैं। और यहाँ पे ये भी हम लोग समझे हैं कि ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, इसे हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। और धनात्मक पूर्णांक जो होता है 1 से शुरू होता है, तो 1 से लेकर के जितने भी सारी संख्याएँ होती है, वो सारा नेचुरल नंबर कहलाता है यानी प्राकृत संख्या कहलाता है। और वही प्राकृत संख्या में अगर हम 0 को भी इंक्लूड कर लें, तो वो हमारा पूर्ण संख्या कहलाता है। वो हमारा क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। चलिए, अब जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात भी एक है, एक पॉइंट यहाँ पे है जो आपको ध्यान में रखना है। हम लोग कैसे पहचानेंगे कि परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है? जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भी 2 है, 3 है, पाई है। इस प्रकार से यहाँ पे ये भी हम लिख देते हैं 1, 0, 1, डबल 0, 1 इस प्रकार से। तो ये भी यहाँ से इस प्रकार से डॉट डॉट कर देंगे, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। तो आखिर क्यों इसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं और इसे हम लोग क्यों परिमेय संख्या कहते हैं? तो एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, अगर किसी भी संख्या से अगर हम भाग देने पर अगर कोई चीज़ जो है वो टर्मिनेट हो जाता है, क्या हो जाता है? टर्मिनेट हो जाता है या तो रिपीट होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या ही कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या ही कहते हैं। अगर कोई संख्या को हम भाग दे रहे हैं और भाग देने के बाद बार-बार, बार-बार, बार-बार वही संख्या रिपीट मार रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 2/3 अगर इसको हम डिवाइड करें, क्या करें? डिवाइड करें। तो देखिए यहाँ पे हम भाग दे लेते हैं। 2 3 से हम भाग किसको देते हैं? 2 को। चलिए, अब जो है यहाँ पे 3 से भाग देंगे तो नहीं लगेगा, तो 0 पॉइंट यहाँ पे हम क्या दिए? 0। तो 3 छक्के 18, फिर कितना बचा? 2 बचा, फिर यहाँ पे 0 लिखेंगे, फिर कितना लगेगा? 3 छक्के 18, फिर कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो इस प्रकार से 6 जो है ना रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। जब बार-बार, बार-बार रिपीट होगा, तो उसे हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। यहाँ पे आप लोग ध्यान से इस बात को याद रखिएगा कि जब भी कोई संख्या रिपीट हो या तो टर्मिनेट हो जाए, रिपीट हो या तो टर्मिनेट हो जाए। ये जो संख्या है रिपीट तो नहीं होगा, सॉरी टर्मिनेट तो नहीं होगा बट रिपीट होते जा रहा है। रिपीट होते जा रहा है 6, 6, 6 इस प्रकार से क्या होते जा रहा है? रिपीट। तो इस वजह से इसे हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। अगर कोई संख्या जो है रिपीट ना हो लेकिन टर्मिनेट हो जाए। क्या हो जाए? टर्मिनेट कहने का मतलब समाप्त हो जाए। इस प्रकार से चलते एक जगह मतलब एक ऐसा मोड़ आए जहाँ पे ये समाप्त हो जाए तो उसे भी हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन अगर ये दोनों रूल का फॉलो नहीं करेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। यानी अपरिमेय कहने का मतलब नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। यानी देखिए यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई संख्या टर्मिनेट हो जाए, क्या हो जाए? टर्मिनेट हो जाए यानी समाप्त हो जाए, तो वो जो है परिमेय संख्या ही कहलाएगा। अगर कोई संख्या रिपीट हो, अगर कोई संख्या जो है वो रिपीट हो तो उसे भी हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या ही कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या ही कहेंगे। और अगर यहाँ पे आ जाए नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग,
नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो इस कंडीशन में क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। जैसे रूट अंडर रूट 2 का मान क्या होता है? 1.414 इस प्रकार से डॉट 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 इस प्रकार से होते जाता है। इस वजह से इसे हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि जो चीज़ दशमलव में आती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। तो ये जो कांसेप्ट है हमारा बिल्कुल गलत है। हम लोग यहाँ पे एक बात ध्यान में रखेंगे, अगर कोई पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ हो और साथ में उस उसमें जो संख्या है वो बार-बार रिपीट ना हो रहा हो या तो टर्मिनेट ना हो रहा हो, तो वो जो है अपरिमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। यानी नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ना ही तो समाप्त होगा और ना ही तो रिपीट होगा। यानी बार-बार जो संख्या है बदलते जाएगी, उस प्रकार की संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में रखते हैं। और अगर कोई संख्या टर्मिनेट हो जा रहा है या तो रिपीट हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो आई होप आप लोग इस बात को यहाँ तक पूरी तरह क्लियर तरीके से समझे होंगे। तो अब जो है सबसे पहले आप लोग इसे नोट कीजिए, उसे के बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो चलिए अब जो है हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले कुछ प्रमेय हैं जिसको बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जैसा कि आप देख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो होता क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है? तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, मान लीजिए कि कोई दो संख्या है ए और बी जो है कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं जो है वो Q और R उसमें विद्यमान होता है। तो इस प्रकार से A बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। आइए इस बात को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि माना कि, यहाँ पे हम क्या करते हैं? मान लेते हैं, माना कि ए ए और बी धनात्मक पूर्णांक है। ए और ए और बी धनात्मक पूर्णांक। ए और बी क्या है? धनात्मक पूर्णांक। ए और बी जो है हमारा क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है। तो ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्याएं तो तो ऐसे ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्याएं ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्याएं पूर्ण पूर्ण संख्याएं ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है। Q और Q और R विद्यमान है। विद्यमान है। विद्यमान है। तो विद्यमान है, तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे एक फॉर्मूला निकलता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ जो है आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा, तो इसके बारे में अभी हम बताते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है इसके बारे में आप बचपन में भी पढ़े होंगे। और इस मेथड से हम लोग केवल एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एचसीएफ। जो भाग विधि आप बचपन में पढ़े थे इस प्रकार से कि कोई 3 है यहाँ पे संख्या, यहाँ पे हम ले लेते हैं 10। अब 3 से 10 को हम डिवाइड करते थे, इस प्रकार से महत्तम निकालते थे, यानी एचसीएफ निकालते थे। तो उसी मेथड को हम लोग कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा उसी मेथड को हम लोग कहते हैं। तो देखिए इस प्रकार से निकालते थे, तो कितना आता है? 3 तिया 9। हमारा बचेगा कितना? 1 बचेगा। तो ये जो हमारा है इसे हम लोग कहते थे, क्या कहते थे? तो इसे हम लोग कहते हैं भाज्य। क्या कहते थे? भाज्य कहते थे। यहाँ पे जिससे हम लोग भाग देते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाजक। क्या कहते हैं? भाजक, यानी डिवाइजर। उसके बाद जो यहाँ पे आता है उसे हम लोग बोलते हैं भागफल। क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। भागफल यानी क्वोटिएंट। इसे हम लोग क्या कहते हैं? क्वोटिएंट। और नीचे जो बच जाता है उसे हम लोग शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं? शेषफल। क्या कहते हैं बच्चों? शेषफल कहते हैं, यानी रिमाइंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिमाइंडर कहते हैं। तो यहाँ पे आप समझे होंगे कि इसे हम लोग भाज्य कहते हैं, इसे हम लोग भाजक कहते हैं, इसे भागफल कहते हैं और इसे शेषफल कहते हैं। तो यहाँ से आपको एक फॉर्मूला भी
पढ़ना था कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर क्या होता है? तो भाज्य बराबर होता है क्या? तो भाजक गुने भागफल और प्लस में शेषफल। पढ़े होंगे आप लोग कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल भागफल और प्लस में शेषफल, प्लस में शेषफल। इस प्रकार से पढ़े होंगे। अब सेम यही चीज को यहाँ पे लिखा गया है। सेम इसी चीज को यहाँ पे क्या किया गया है? लिखा गया है और इसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसी को बोलते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे जो है भाज्य जो है ए मान लिया गया, भाज्य को क्या माना गया है? ए माना गया है। भाजक किसको माना है? बी को माना है। भागफल किसको माना है? क्यू यानी क्वेटेंट को माना है। और शेषफल यानी रिमाइंडर किसको माना है? आर को माना है। तो सेम इसी चीज को इस प्रकार से लिख दिया है और इसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसी को हम लोग बोलते हैं। तो इस चीज के बारे में आप लोगों को पहले से ही पता होगा और फर्स्ट चैप्टर में जो हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं उसमें इसका यूज है, उसमें इसका यूज है। तो इसका हम लोग यूज किस प्रकार से करेंगे? तो सबसे पहले इसे आप लोग नोट करें, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो जो अभी हमने पढ़ा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में, तो इसका यूज करके हम लोग एचसीएफ कैसे निकालते हैं? इसका मुख्य उद्देश्य होता है एचसीएफ निकालना। क्या? एचसीएफ निकालना। तो यहाँ पे जो है हम लोग लिख देते हैं इसका उद्देश्य क्या है? यूक्लिड विभाजन लेमा जो है यानी एल्गोरिथम, इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करना। दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करना। दो धनात्मक दो धनात्मक पूर्णांकों का दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करना। एचसीएफ यानी मासा ज्ञात करना, इसका उद्देश्य होता है ज्ञात करना। तो हम लोग एचसीएफ ज्ञात करते कैसे हैं? तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले चरण फर्स्ट हम लोग समझते हैं कि पहला चरण में हम लोग क्या करेंगे? पहला चरण में हम लोग क्या करेंगे यानी चरण नंबर 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। यहाँ पे क्या करना है? ए और बी जो दो धनात्मक पूर्णांक है, तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए लिए यूक्लिड यूक्लिड इसके लिए क्या करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग प्रमेयिका का प्रयोग क्या करना है? प्रयोग करना है। इसका प्रयोग कैसे करना है? तो जैसा कि आप जानते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इस रूप में। उसके बाद जो है उसके बाद चरण टू यानी दूसरा चरण में हमें क्या करना होगा? तो सेकंड चरण में करना है, यदि आर बराबर 0 आता है यानी यदि रिमाइंडर 0 है, यानी यदि आर बराबर 0, यदि आर बराबर 0 हो तो हो तो हो तो बी ही एचसीएफ होगा। हो तो बी ही क्या होगा? एचसीएफ होगा। बी ही क्या होगा? एचसीएफ होगा, यानी हमारा बी ही एचसीएफ कहलाएगा यानी मासा कहलाएगा। अब चरण 3 में चलते हैं। चरण 3 क्या कहता है? ये चरण हमारा 2 हो गया। अब चरण 3, यदि यदि आर बराबर 0 ना हो, यानी यदि ये भी हो सकता है कि अगर रिमाइंडर 0 ना हो, यदि रिमाइंडर 0 ना हो यानी आर नॉट इक्वल टू 0, इस प्रकार से हो तो तो बी और आर के लिए पुनः प्रमेयिका का प्रयोग करें। तो बी और बी और आर के लिए पुनः पुनः प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। पुनः प्रमेयिका का
प्रयोग कीजिए, प्रयोग कीजिए। पुनः प्रमेयका का प्रयोग कीजिए, इस प्रकार से। उसके बाद लास्ट चरण यानी चरण 4 चरण 4 में हमें क्या करना होगा? चरण 4 में क्या करना होगा? तो इस प्रक्रिया को तब तक आप जारी रखें जब तक कि शेषफल 0 ना प्राप्त हो। इस प्रोसेस को यानी इस प्रक्रिया को इस प्रक्रिया को इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखें तब तक तब तक जारी रखें तब तक जारी रखें जब तक शेषफल 0 ना प्राप्त जब तक शेषफल जब तक जब तक शेषफल 0 प्राप्त ना हो जब तक शेषफल 0 जब तक शेषफल 0 ना प्राप्त हो ना प्राप्त हो जब तक कि शेषफल 0 प्राप्त ना ना प्राप्त हो जाए तब तक। चलिए, तो ये रहा हमारा एक सेफ निकालने का तरीका। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है उसका यूज करके हम लोग किस प्रकार से एक सेफ निकालेंगे वो आपका पूरा चरण दर चरण यहाँ पे लिखा हुआ है। तो लास्ट में जो हमारा निष्कर्ष निकलेगा लास्ट में जो हमारा निष्कर्ष जो हमारा लास्ट में निकलेगा वो निष्कर्ष हमारा क्या होगा? तो अंत में प्राप्त भाजक ही हमारा क्या होगा? एचसीएफ होगा। अंत में अंत में अंत में अंत में भाजक ही प्राप्त भाजक ही प्राप्त भाजक ही एचसीएफ होगा एचसीएफ होगा। चलिए, तो यहाँ पे आपको जब भी यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू आपसे कहा जाए कि दो धनात्मक संख्याओं का एचसीएफ निकालिए तो आप कैसे निकाल पाएंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो दो धनात्मक पूर्णांक दिया रहेगा उसमें सबसे पहले क्या करना है, इसे इस फॉर्म में लाना है। इस फॉर्म में लाना यानी कहने का मतलब बड़े संख्या को छोटे संख्या से जब डिवाइड करेंगे तो वहां पे हमारा भाजक भी निकलेगा, भाज्य भी निकलेगा और भागफल भी निकलेगा और शेषफल भी निकलेगा। तो इस प्रकार से इस रूप में लिख देना है। अब इस रूप में तब तक लिखते जाना है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो उसमें बी का वैल्यू ही क्या होगा? एचसीएफ होगा। और अगर आर नॉट इक्वल टू यानी रिमाइंडर 0 ना आए तो उस प्रोसेस को हम आगे लेकर के चलेंगे। अभी क्या करेंगे? बी और आर के लिए पुनः प्रमेयका का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद लास्ट में हमें क्या करना होगा? इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखना है जब तक कि आर का मान यानी शेषफल का मान 0 ना आ जाए। और जब शेषफल 0 होगा तो उस टाइम जो बी का वैल्यू होगा वही हमारा क्या होगा? एचसीएफ होगा। तो इस चीज को हम लोग आइए एक भाग मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट कीजिए, उसी के बाद हम लोग इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। चलिए तो समझते हैं अब। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका एक क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्नलिखित का क्या निकालना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। तो जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं 867 और 225 का हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो ठीक है, यहाँ पे जो है हम मान लेंगे, जब भी हम सोल्यूशन करेंगे तो क्या करेंगे? मान लेंगे सोल्यूशन में। हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखते हैं कि लेट यानी माना ए बराबर जो बड़ा रहेगा उसे ये मानेंगे। तो ये दोनों में बड़ा कौन है? तो 867 जो है वो हमारा बड़ा है, तो इसे हम ये मानेंगे यानी 867। एंड बी हम लोग किसे मानेंगे? तो बी हम लोग किसे मानेंगे? 255 को। 255 हमारा क्या हो गया? बी हो गया। अब क्या करना है? इससे हम इसको भाग दे देंगे, भाग देंगे तभी तो जाकर के यूक्लिड प्रमेयका का यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो भाग इधर हम साइड में दे लेते हैं, यानी 255 से हम डिवाइड कर देंगे किसको? 867 को। अब लगाइए, तो यहाँ पे जो है कितना बार में लगेगा?
यहाँ पे हम कितना बार में लगाएँगे? तो अगर 4 बार में लगाते हैं तो हमारा ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह से हम लोग इसे 3 बार में ही लगाएँगे, तो 3 बार में लगा लेते हैं। कितना हो जाएगा? 5 तिया 15 के 5 बाकी 1, 5 तिया 15, 15 और 1 16 के 6 बाकी 1 और 3 दूना 6 और 1 7 यानी 765 765 अब इसे हम लोग घटा देते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा? 2 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, यानी 102 आया है। तो 102 हमारा क्या आ गया? शेषफल यानी R का मान। तो R का जो मान है, क्या यहाँ पे 0 आया है? 0 नहीं आया, यानी R का मान 0 नहीं आया। तो इससे हम जब यहाँ पे प्रमेयिका का यूज़ करेंगे, किसका? प्रमेयिका का, यानी यूक्लिड डिवीज़न लेमा का। यूक्लिड यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यूक्लिड यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 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 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जब हम यूज़ करेंगे, तो इसके अनुसार फ़ॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अब इसमें ए कौन कहलाएगा? ए हमारा ये वाला होगा, बीच वाला, यानी 867 और बराबर में भाजक यानी बी, बी यानी हमारा कितना होगा? 255 टू क्यू यानी क्वोटिएंट हमारा कितना होगा? 3 होगा और प्लस में रिमाइंडर हमारा कितना होगा? 102। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? आर नॉट इक्वल टू 0, यानी आर जो है वो 0 नहीं आया, आर जो है वो 0 नहीं आया। तो जब आर 0 नहीं आता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं? आगे बढ़ा देते हैं, यानी आगे लेकर के चलते हैं। तो अगली बार हम क्या करते हैं? तो जो हमारा आर आता है और बी जो आता है, उसके बीच हम लोग प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा क्या है? आर है, ये हमारा क्या है? बी है। तो अब इससे यानी 102 से हम भाग किसको दे देते हैं? 255 को, 255 को। तो कितना बार में लगेगा? 2 बार में। 2 बार में हम लगाएँगे तो कितना आ जाएगा? 2 बार में लगाएँगे तो हो जाएगा 204, 204। तो घटाने पर 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5 और यहाँ पे 0 हमारा आ गया। तो अभी भी हम जब सेकंड स्टेप में चले हैं, तो इसमें भी रिमाइंडर जो है हमारा 0 नहीं आया है। यानी स्टेप नंबर 2, ये हमारा स्टेप फर्स्ट था और ये जो है नेक्स्ट स्टेप 2 है। तो स्टेप 2 में भी हम देख रहे हैं कि ये हमारा ए कहला जाएगा, यानी 255 और बराबर में भाजक गुने भागफल, यानी 102 और गुने में 2 और प्लस में रिमाइंडर हमारा कितना आ गया? 51 यानी 51। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे? फिर आगे चलेंगे। अभी आर ये हो गया, अब बी हमारा ये हो गया। तो अब इससे इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। यानी 51 से हम डिवाइड किसको कर देंगे? 102 को। तो कितना बार में? 2 बार में लग जाएगा 102 और रिमाइंडर हमारा कितना आएगा? 0। चलिए, अब जो है हम लोग चलते हैं स्टेप 3 में। जब स्टेप हम लोग 3 में चले, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखे हैं? यहाँ पे देखे हैं कि ये हमारा ए हो गया, 102 यानी भाज्य हो गया। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, यानी भाजक गुने भागफल और प्लस में शेषफल में क्या आ गया? 0। तो यहाँ r इक्वल टू क्या आ गया है? 0। जब r इक्वल टू 0 आता है, यानी जब शेषफल 0 आता है, तो उसमें जो b का वैल्यू होता है, यानी जो भाजक होता है, वही हमारा HCF होता है। इसमें भाजक हमारा कौन है? 51 है। कौन है? 51। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि 867 और 255 का जो HCF होगा, वो हमारा कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 51 यानी 51। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो आई होप आप लोग इस बात को समझे होंगे। तो अगर इस बात को आप लोग समझे होंगे, तो इसी तरीका को आपको बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में या केसी सिन्हा की बुक में मिल जाएंगे। तो आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो ठीक